नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। आइवरी आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स का जन्म 1893 ईस्वी में इंग्लैंड के चेशायर शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु 7 सितंबर 1979 को हुई। नई समीक्षा को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने वाले आलोचकों में रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है, या ये कहें कि वो अग्रणी हैं। ये 20वीं सदी के मूल्यवादी समीक्षक भी कहे जाते हैं। इन्होंने C.K. ऑग्डन और जेम्स वुड के साथ अपना सहयोगी लेखन प्रदान किया। इनकी पहली कृति द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में प्रकाशित हुई और इनकी अंतिम रचना बियॉन्ड 1974 ईस्वी में। इनको अधिक महत्व और प्रसिद्धि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मिली। रिचर्ड्स की अगर हम रचनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता देखें तो वो यह है कि विषय वैविध्य। हर रचना में उन्होंने एक विषय लिया और उसको बड़े ही व्यापक ढंग से बखूबी लिखा। रिचर्ड्स की काव्य आलोचना का केंद्रीय बिंदु कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना ये रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रेडले के खिलाफ थे, यानी कला कला के लिए है, ब्रेडले कहते हैं, जबकि रिचर्ड्स की मान्यता है कला जीवन के लिए है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कला कला के लिए है, प्रयोगवाद हो जाएगा, और कला जीवन के लिए है, प्रगतिवाद हो जाएगा। रिचर्ड्स की मीनिंग ऑफ मीनिंग पुस्तक, सौंदर्य का सिद्धांत महत्वपूर्ण पुस्तकें रही। कॉलरिज की कल्पना शक्ति पर कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन इन्होंने लिखा। रिचर्ड्स ने मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में, अपनी कृतियों में दो समस्याओं पर विचार किया। एक तो काव्य के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की मूल्यपरकता और दूसरी काव्य भाषा की प्रकृति की पहचान। और इन पर विचार करते हुए उन्होंने मनोविज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया। अब हम रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। रिचर्ड्स कहते हैं कि किसी दूसरे की अनुभूतियों को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है, और प्रेषणीयता में पूर्णता का समावेश विषय की रमणीयता और रोचकता से आता है। कवि जब तक अपनी स्वयं की अनुभूतियों के साथ एकरस नहीं हो जाता तब तक वे अनुभूतियां प्रेषणीयता को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। संप्रेषण एक स्वाभाविक व्यापार है जिसमें निश्चय रूप से कवि की प्रतिभा अप्रत्यक्ष रूप से स्वतः ही कार्य करती है।
अनुभूतियों का सहज प्रस्तुतिकरण उस प्रभाव दिशा का निर्माण कर देता है जो कवि ने अनुभूत की थी। रिचर्ड्स का यह भी विचार है कि काव्य संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस संप्रेषण सिद्धांत के साथ साथ हम इनके काव्य भाषा सिद्धांत को भी समझते चलेंगे। हम चाहें तो उनके भाषा सिद्धांत को भाषा का संवेगात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। C.K. ऑक्टेन के साथ उन्होंने मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक का विश्लेषण किया और रिचर्ड्स की भाषा संबंधी मान्यता का यह निष्कर्ष निकला कि विज्ञान में भाषा का तथ्यपरक उपयोग होता है और कविता में भावपरक। विज्ञान में ऐसे वक्तव्य होते हैं जिनका सत्यापन किया जा सकता है और कविता में छद्म वक्तव्य होते हैं जो न सत्य होते हैं न असत्य होते हैं। इन वक्तव्यों का मूल्य इनकी सत्यता में नहीं बल्कि भावोद्रेक क्षमता और भावों के परितोष में होता है। इस मान्यता के अनुसार कविता में विचारों का स्थान गौण हो जाता है और कवि के जीवन दर्शन अथवा उसकी आस्था के साथ सहमत या असहमत होने का प्रश्न अप्रासंगिक। तो जो रिचर्ड्स की भाषा सिद्धांत है उसमें क्या था कि भाई विज्ञान की भाषा तथ्यपरक होगी और कविता की भाषा भावपरक होगी। विज्ञान में सत्य अधिक होता है और कविता में सत्य और कल्पना दोनों का योग। कविता में छद्म वक्तव्य होते हैं, वो न सत्य होते हैं न असत्य होते हैं। विज्ञान को अगर परखना है तो सत्यता में परखा जाएगा, लेकिन कविता को परखना है तो भावोद्रेक क्षमता या भावों के परितोष से आका जाएगा। जो कहते हैं कि काव्य संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा का विशेष योगदान है, तो उनके पीछे यही कारण था कि शब्दों का अर्थबोध एवं बिंब धर्मिता से ही काव्यार्थ का बोध होता है और इस काव्यार्थ के बोध से ही भावात्मक दृष्टि की अनुभूति होती है। और जितनी रचना में प्रभावशाली संप्रेषणीयता होगी उतनी ही या उतना ही वह रचनाकार या उसकी रचना बड़ी होती चली जाएगी। अपनी अनुभूति को प्रेषणीय कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी रिचर्ड्स कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। पहली शर्त यह है कि कवि या कलाकार की अनुभूति विस्तृत और प्रभावशाली होनी चाहिए। दूसरा, अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। वस्तु या स्थिति के संपूर्ण बोध के लिए रचनाकार या कलाकार में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। कलाकार के अनुभव और सहृदय के अनुभव में तालमेल होना चाहिए। यदि कहीं दोनों में अंतर भी आता है तब उस स्थिति में कल्पना की सहायता से संप्रेषणीयता बनानी होगी। रिचर्ड्स मानते हैं कि संप्रेषण के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाओं में 3 बातें जरूरी हैं। वे एक सी हों, वे विभिन्न विविध हों और तीसरा उत्तेजनाओं से प्रेरित होने वाली हों। समान प्रतिक्रियाएं प्रकट करने के लिए उत्तेजना का काम करने वाली स्वरूप घटक तत्व अलग अलग कलाओं के लिए भी अलग अलग है। अब वो ये भी बताते हैं किसके लिए क्या क्या। जैसे संगीत के लिए लय होनी जरूरी है, स्वर समायोजन, आरोह अवरोह ये होनी जरूरी है, और कविता के लिए भी लय, छंद, स्वर। चित्रकला के लिए रूपरेखा और रंग होने चाहिए, तो मूर्ति कला के लिए आकार और उभाव। भाषा की वो 2 श्रेणियां स्वीकार करते हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरी रागात्मक। वैज्ञानिक का आग्रह है सूचना, तथ्य, अभिधा का विशेष प्रयोग इन पर, जबकि रागात्मक में भावात्मक अर्थ की प्रधानता होती है। रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में
अर्थ के 4 प्रकार बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो रिचर्ड्स ने बताए हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। पहला वाच्यार्थ, सेंस। ये वस्तु स्थिति से परिचय कराने वाली शब्द शक्ति है, जो वस्तु स्थिति से परिचय करा देगी आपको। भाव, फीलिंग, वक्ता की वह भावना जो शब्दों के प्रयोग से फिर व्यक्त करना वो चाहेगा। तीसरा स्वर, लहजा या टोन। टोन के माध्यम से लेखक का श्रोता या पाठक के प्रति दृष्टिकोण प्रकट हो जाता है। और चौथा आता है अभिप्राय, इंटेंशन। इसके द्वारा वक्ता अथवा लेखक अपना अभिप्राय व्यक्त करता है। तो अर्थ के 4 प्रकार हुए, वाच्यार्थ, भाव, स्वर और अभिप्राय। लेखक अर्थ के चारों प्रकारों का समन्वय करता है। रिचर्ड्स काव्य का प्रयोजन आनंद नहीं मानते। उनके विचार में काव्य का लक्ष्य मनोभावों को सुव्यवस्थित करना होता है, अर्थात आवेगों का संतुलन करना होता है। रिचर्ड्स के शिष्य थे विलियम एम्पसन। उनके विचारों में आने वाले परिवर्तन को रेखांकित करते हुए यह भी संकेत किया कि रिचर्ड्स ने आगे चलकर अर्थ संबंधी संदर्भ सिद्धांत विकसित किया, जिससे कविता की भाषा में लाक्षणिकता और अनेकार्थकता का समुचित महत्व प्राप्त हुआ। वे पहले कविता और विज्ञान की भाषा के शब्द समूह में अंतर करके चलते थे। अभी हमने अंतर पढ़ा भी, विज्ञान की भाषा कैसी है और कविता की कैसी। बाद में वे एक ही शब्द के संदर्भ भेद से वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों प्रकार के अर्थों की संभावना को स्वीकार करने लगे। इस प्रकार हमने रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत दोनों का अध्ययन किया। और इसी क्रम में इनका तीसरा सिद्धांत है मूल्यवादी सिद्धांत। रिचर्ड्स की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो उनके काव्य का सार था, रचना का जो सार था, वो यह था कि कला जीवन के लिए है। और इसीलिए रिचर्ड्स ने काव्यानुभूति और जीवनानुभूति में भेद नहीं किया, वे दोनों एक समान हैं। रिचर्ड्स के अनुसार इनमें अधिक से अधिक इस बात का अंतर होता है कि कलानुभूति सामान्य अनुभवों की व्यवस्था है। ये व्यवस्था न मौलिक होती है और न भिन्न होती है। जैसे हम जब चित्र को देखते हैं, कविता पढ़ते हैं या संगीत सुनते हैं, तो ये अनुभव गैलरी की ओर जाते हुए या सुबह तैयार होते हुए हम जो करते हैं उससे कुछ भिन्न नहीं होता। रिचर्ड्स कहते हैं कि एक बेहतर कला वह है जो मानव सुख की अभिवृद्धि में संलग्न हो, जो पीड़ितों के उद्धार या हमारी पारंपरिक सहानुभूति के विस्तार में रत हो, हमारे अपने विषय में या हमारे वस्तु जगत के परस्पर संबंध के विषय में ऐसे नूतन या पुरातन सत्य का आख्यान करे जिससे उक्त भूमि पर हमारी स्थिति और सुदृढ़ हो जाए, तो वह महान कला होगी। सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस सर्वोत्तम मानसिक स्थिति के निकट पहुंच जाए, और इसी को रिचर्ड्स के काव्य का मूल्यवान रूप माना जाता है। अर्थात जो आनंद कलाकार स्वयं ले रहा है, वही आनंद वह अपने पाठक या श्रोता तक पहुंचा दे। रामचंद्र शुक्ल ने इसी को ही हृदय की रस दशा कहा है।
रिचर्ड्स ने कविता के संबंध में कहा कि कविता का ध्येय मनुष्य की अधिक से अधिक वृत्तियों को अधिक से अधिक संतुष्ट करके उनमें संतुलन स्थापित करना है। रिचर्ड्स ने कहा कि वे कौन सी वृत्तियां और किस प्रकार की हैं जिनमें संतुलन होना चाहिए, तो वो दो भागों में बांटते हैं, एक अनुकूल ऐषणा और दूसरी प्रतिकूल ऐषणा। कोई भी वस्तु या व्यापार जो किसी वृत्ति की तुष्टि करता है मूल्यवान होता है अथवा अपने से अधिक महत्वपूर्ण किसी अन्य वृत्ति में क्षोभ उत्पन्न करे तो वह ख वृत्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। वृत्तियों का महत्व एक हद तक संख्या पर भी वो निर्भर करते हैं और जो वृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए वो एक संतुलन स्थापित करते हैं और उस संतुलन को भी रिचर्ड्स दो रूपों में बांटते हैं, अपवर्जन और समावेशन। इसी के आधार पर कविता के भी दो रूप हो गए, अपवर्जी और समावेशी। पहले प्रकार की कविता से घटित होने वाला समंजन में प्राय परस्पर विरोधी और द्वंद्वात्मक भावों के अस्वीकार से सीधा सरल घटित होता है और दूसरे प्रकार से परस्पर विरोधी भावों का स्वीकार होता है। रिचर्ड्स ने बराबर आग्रह किया कि कविता के श्रेष्ठतम रूप का स्थिर लक्षण विडंबन है और रिचर्ड्स कलाओं को संप्रेषण क्रिया का सर्वोत्तम रूप मानते हैं। ये भी कहते हैं कि सामरस्य और संतुलन ही मूल्य है। रिचर्ड्स का मूल्य मीमांसा सिद्धांत समाज से अधिक व्यक्तिनिष्ठ है। अगर हम इनकी समीक्षा करें तो रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम उद्देश्य संप्रेषण है। रिचर्ड्स ने तो आलोचना में मूल्य और संप्रेषण को आलोचना का आधार स्तंभ बता दिया। इस प्रकार रिचर्ड्स कविता का लक्ष्य जीवन उपयोगी मानते हैं। एम्सन ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है कि रिचर्ड्स जहां गलती करते हैं वहां भी सोचने के लिए कोई नई चीज दे देते हैं।